सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस YouTube चैनल के माध्यम से जो विषय लिया गया है वो लिया गया है इंग्लिश, और इंग्लिश में भी लिटरेचर में क्लास 10th के अंतर्गत पोइम का स्टडी करना है। और हमने आज लिए है पहली पोइम डस्ट ऑफ स्नो, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे और देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार से उसका उत्तर लिखते हैं। यही सब कुछ आज सीखेंगे इस क्लास में। तो आज का जो विषय है वो है इंग्लिश और क्लास 10th, और पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये लिखी गई है किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने लिखी है ये? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके द्वारा अधिकांश जो पोएम लिखी गई हैं उनका सीधा संबंध किससे है? प्रकृति से, नेचर से। उन्हीं में से एक शॉर्ट पोएम है ये, जो क्लास 10th यूपी बोर्ड में इस सिलेबस में है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले इनके जो स्टेंजा है वो पहला स्टेंजा है द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ये जो चार लाइन लिखी हैं, यानी जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें 4 लाइन है और सेकंड स्टेंजा है उसमें भी 4 लाइन है। तो पहले 4 लाइन से निपट लेते हैं, फिर बाकी 4 लाइन से निपटेंगे। अब ये जो लिखा गया है इसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इन 4 लाइन का मतलब ये है भाई कि पोइट जो है, यानी जो इसका कवि है जिसने ये लिखा है, वो वर्णन कर रहा है। क्या वर्णन कर रहा है? कि एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है, और पेड़ का नाम भी क्या है? हेमलॉक ट्री। पेड़ भी किस तरह की प्रकृति रखे हुआ? नशीला पेड़ है ना। और वो पेड़ पर बैठा हुआ है। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। जब वह पेड़ की डाली पर बैठा है और उसको हिलाता है, तो जो कवि यानी जो पोइट है उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स ऑफ स्नो, वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। इन 4 लाइन का मतलब तो भाई ये है। अगली 4 लाइन भी देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज्ड ऑफ मूड एंड saved some part of a day I had read। ये 4 लाइन ये रही। तो टोटल 8 लाइन में ये जो पोइम है वो खत्म हो जाती है, शॉर्ट पोइम। अब इन 4 लाइन का क्या मतलब है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड माई सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड स्ट्यूड।
कभी कहता है कि जब वो डस्ट पार्टिकल, किसके पार्टिकल हैं वो, स्नो के, सॉरी वो डस्ट स्नो के पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे, इसलिए वो डस्ट कह रहा है। वो जब उसके ऊपर गिरते हैं तो उसका क्या है, मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि वो दुखी तो था ही। अब अकेला कभी उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, अब थोड़ी देर के लिए कभी ना होता, मान लीजिए कोई और आदमी होता है, तो प्रकृति में अकेला खड़ा हुआ है, इसका मतलब दो ही है, या तो वो नज़ारा प्रकृति का ले रहा है या फिर वो अवसाद में है, यानी दुखी है। तो यहाँ बात आ गई दुखी, दूसरी कंडीशन है नहीं, एंजॉय तो कर नहीं रहा है। वो कह रहा है अ चेंज ऑफ मूड एंड शेप्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ट्रीट। तो वो जो कवि है वो दुखी मन से वहाँ खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वहाँ द पार्टिकल्स ऑफ स्नो है ना, बर्फ के कण उसके ऊपर जब गिरते हैं तो उसका मूड चेंज हो जाता है। यानी जो दुखी था वो अब वो जो दुखीपन है उसके व्यवहार में, एटीट्यूड में, वो सब खत्म हो जाता है, यानी मूड उसका चेंज हो गया है। ये जो 8 लाइनें हैं वो ये समझा रही हैं। कभी हेमलॉक ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, और जब क्रो यानी कौआ उसकी डाली को हिलाता है तो बर्फ के कण उसके ऊपर गिरते हैं। पहले से ही बड़ा दुखी मन से था वो, उसके जब बर्फ के कण गिरेंगे तो उसका मूड चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब उसका जो दुखीपन है, अवसाद है, जो टेंशन है, वो भाई जाता रहा, ठीक है ना। ये तो रही इसके मोटा मोटा अर्थ की बात। लेकिन भाई परीक्षा में जो 10th क्लास में पूछा जाएगा वो प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। अब किस तरह से, अब फर्स्ट स्टैंजा है, अब इससे रिलेटेड पहला सवाल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग। ये सवाल बना, पहला प्रश्न। यूपी बोर्ड में 10th क्लास में जब सिलेबस में है तो सवाल ऐसे ही आएंगे परीक्षा में, वो उन्हीं को तैयार कर लेते हैं, और क्या करना है। तो पहला सवाल क्या था, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग। अब इसका अर्थ, पहले तो अर्थ ही समझ में आए तब तो आंसर लिखा जाए। वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग यानी कवि कहाँ पर खड़ा हुआ था। तो साफ सी बात है, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। कहाँ खड़ा हुआ है, आंसर कैसे लिखेंगे, द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। किसके नीचे खड़ा हुआ है, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। भाई एक उत्तर तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। अब दूसरा प्रश्न है कि पेड़ पर हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठा कौन है। भाई इसी स्टैंजा से रिलेटेड ये प्रश्न बन रहे हैं। ये 4 लाइन है, तो पूछ रहा है कि पेड़ पर कौन बैठा हुआ है, और सबसे पहली लाइन क्या है, द वे अ क्रो, पेड़ पर बैठा कौन है, क्रो, कौवा, है ना। वही तो डाली को हिलाता है। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो के पार्टिकल है वो उसके ऊपर गिरते हैं कवि के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हुआ, हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, अ क्रो was sitting on the tree। लो जी, ये हो गया दूसरे प्रश्न का आंसर। परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा तो आप ऐसे उत्तर लिखेंगे। स्टैंजा ये आएगा, सवाल नीचे होंगे, आंसर आप लिख देंगे। अब सवाल 2 प्रश्न तो आपको समझ में आ गए कि भाई ये जो 2 प्रश्न हैं उनके उत्तर इस तरीके से होंगे।
अब करते हैं बात तीसरे प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डज द particles of snow fall? बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न है और सीधा सीधा आंसर लिख दीजिए। क्या? वेयर डज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल? जो पार्टिकल है स्नो के यानी बर्फ के कण कहाँ पर गिरते हैं? वेयर लिखा हुआ है, कहाँ पर गिरते हैं? तो आंसर क्या हुआ? द पार्टिकल्स of snow fall on the point। किसके ऊपर गिरता है? पॉइंट के। अब मान लीजिए अगर स्टूडेंट ये लिख रहा है खाली द पॉइंट, तब भी आंसर मिलेगा आपको। तो ये द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल ऑन द पॉइंट। अब लेते हैं भाई चौथा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग? अब क्या दिया हुआ है? प्रश्न को समझो और फिर उत्तर लिखना है। अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग? कौन से पेड़ के नीचे पोएट खड़ा हुआ है, यानी कवि खड़ा हुआ है? पेड़ के नीचे तो खड़ा हुआ है। अब उसने सवाल के द्वारा ये पूछ लिया विच ट्री, पेड़ का नाम बताओ। तो यहां पर लिखा है ना हेमलॉक ट्री, तो बस सीधा आंसर यही हो गया। आप हेमलॉक ट्री लिखते हैं, आंसर क्लियर हो गया। लेकिन अगर फिर भी इसको इस तरीके से लिखते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया है। The poet was standing under a hemlock tree। बताओ अब इसमें क्या दिक्कत है? कोई परेशानी हुई? कुछ नहीं। 4 सवाल आपने सीख लिए इससे जुड़े हुए कि वो प्रश्न कैसे पूछ रहा है और आपको उत्तर कैसे लिखना है और क्या लिखना है, ये आप सीख रहे हैं। तो ये सवाल हो गया अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग? कौन से पेड़ के नीचे है? द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। ये आपका रहा आंसर। तो फर्स्ट स्टेंजा के जो प्रश्न है 4 वो आपने सीखे क्योंकि आपके सिलेबस में। अब बात करते हैं अगले स्टेंजा की, उससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो भी सीख लेते हैं। अगला स्टेंजा है हैज गिवन माई हार्ट। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज्ड ऑफ मूड एंड saved some part of a day I had ruined। इसका मतलब दुखी रहा। अब यहां पर इस स्टेंजा में ये जो 4 लाइन है इससे जुड़े हुए प्रश्न, और पहला प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1, डिड द पोएट remain happy during the rest of the day? अब
जब तक इस प्रश्न का सही सही मतलब नहीं पता होगा तो उत्तर क्या खाक लिखेंगे। तो पहले तो उसका मतलब समझ में आना चाहिए और उसके बाद ये सोचेंगे कि भाई अब उत्तर ये होना चाहिए। डिड द पोइट रिमेन हैप्पी। अब डिड से शुरू हुआ, अब डिड से शुरू हुआ है। अभी हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ के चुके हैं, लास्ट क्लास में यही पढ़ा था कि यदि वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होता है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो क्या करते हैं भाई, डिड से शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ तो डिड लग गया, तो क्या कभी रिमेन हैप्पी, रिमेन माने रहा, हैप्पी माने खुश, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी दिन का जो हिस्सा रहा उसमें वो कभी खुश रहा या नहीं रहा, ये सवाल पूछा है। क्या कभी दिन का जो बाकी हिस्सा था उसमें खुश रहा, ये बात पूछी है। अब ऐसा नहीं है या यस और नो में आंसर दे दो कि हाँ, जब वो पेड़ के नीचे खड़ा था और डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर, जो स्नो के पार्टिकल थे वो इसके ऊपर नहीं गिरे थे, तब तक, यानी स्नो पार्टिकल के गिरने से पहले तक वो कभी क्या है, दुखी है। मूड चेंज कब होता है? मूड चेंज जब होता है जब बर्फ के कण उसके ऊपर गिरते हैं। अब आदमी पहले से दुखी है और उसके बाद मूड चेंज होता है, तो अब दुखी के बाद क्या होगा, सुखी होगा, खुश होगा ना होगा। ऐसा थोड़ी कि मूड चेंज होगा इसका मतलब दुख का मतलब और दुख बढ़ गया, इसको मूड चेंज थोड़ी कहते हैं। मूड चेंज का मतलब ये है कि पहले अगर वो दुखी है तो सुखी हो जाएगा और पहले सुखी है तो दुखी हो जाएगा। यही तो हुआ चीज, परिवर्तन दो तरफा होगा, या तो एक दिशा में, यानी दो दिशाएं होंगी, या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, बीच का कोई रास्ता है नहीं। तो इस सवाल में ये जो लिखा हुआ है कि डिड द पोइट रिमेन हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, क्या वो खुश रहा दिन के बाकी भाग में? तो उत्तर अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि पहले से तो वो दुखी था ही और मूड चेंज जब हो गया तो इसका मतलब क्या रहा, वो खुश रहा, हैप्पी रहा। तो आंसर क्या लिखेंगे, द पोएट रिमेन्ड हैप्पी, खुश रहा, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। अब फिर समझ लो, क्योंकि बर्फ गिरने के बाद ऐसा नहीं है कि उसका मूड ज़्यादा खराब हो गया हो, अरे कूल डाउन होकर टेंशन में रहा होगा, पर उसके बाद बिल्कुल रिफ्रेश हो गया और फिर मूड उसका सही हो गया। तो क्या, द पोइट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे, ये बन गया आपका आंसर। अगर बच्चा यानी कोई भी स्टूडेंट ये लिख दे नहीं, यही रहने दीजिए, सही है, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर यस और नो में देना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, क्योंकि अगर ऑप्शन होता तो ठीक था, अदरवाइज आप इस तरीके से बना दीजिए। दूसरा प्रश्न, विच पार्टिकल्स डिड द क्रो shook down, shake down, which particles did the crow shake down? देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों केस में डिड का प्रयोग हो रहा है, यह भी था। और देखो डिड जहाँ लग गया है वहाँ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी। यहाँ भी देखो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शेक, शुक नहीं यूज किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेंजा में
जो वर्ड लिखा था वो इसकी जगह पर क्या लिखा हुआ था, शुक डाउन, ये लिखा हुआ था। अब ये था सेकंड फॉर्म और ये है फर्स्ट फॉर्म, शेक डाउन। तो ये डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो मैं वही बताना चाह रहा, याद दिलाना चाह रहा हूँ। और जब इसका आंसर बनाया तो द पोइट रिमेन्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, तो इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, द पोइट रिमेन्ड हैप्पी ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे। अब इसी तरीके से इसमें चलो, विच पार्टिकल्स डिड द क्रो शेक डाउन, कौन से पार्टिकल थे जो क्रो ने मतलब हिलाने के बाद नीचे गिराए थे, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या हुआ, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, द पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बस इतना सही आंसर है। द पार्टिकल्स ऑफ स्नो क्रो शुक डाउन। दो सवाल हमने सीखे, उनके उत्तर कैसे लिखना है और वाकई उनके आंसर क्या होने चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा प्रश्न जो है उसमें देखते हैं कि भाई क्या पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न पूछा है, बाय whom the poem dust of snow is composed by, किसके द्वारा बाई होम, ये यहीं पर रहने दीजिए इसको, बाई होम द पोइम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ये तीसरा था, बाई होम द पोइम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड। तो अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है वो कंपोज की गई है किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो इसका सीधा सा आंसर है, वो पूछ रहा है कि इसका कवि कौन है। बात कई तरीके से घुमा घुमा के पूछ रहा है, बाई होम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड, क्योंकि कविता लिखने को क्या बोलते हैं, कंपोज ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और कंपोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भाई राइमिंग वर्ड्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे राइमिंग वर्ड्स इसमें हार्ट है, ये है ना, और ये पार्ट, सेम साउंड है, हर्ट, पार्ट, मोड, रूट। देखिए, तो जब कोई कविता लिखी जाती है तो उसमें राइमिंग वर्ड्स का भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर रिटन वर्ड का प्रयोग नहीं है, कंपोज्ड। अगला क्वेश्चन है, हियर आई, यहाँ पर एक वर्ड आया है ये आई, हियर आई स्टैंड्स फॉर द। अब इसके दिए हैं 4 ऑप्शन, ठीक है, आओ देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ट्री, और दूसरा ऑप्शन दिया है क्रो, और तीसरा ऑप्शन दिया है पोइट, और चौथा ऑप्शन दिया है स्नो। अब इस प्रश्न को ठीक से पढ़ो और फिर इसका 4 ऑप्शन जो दिए हैं ना, इनमें से एक आंसर होगा। कह रहा है हियर, यहाँ पर आई स्टैंड्स फॉर द, ये जो आई यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया, आई तो फॉर अ डे आई हैड यूट, तो यहाँ पर आई कौवा के लिए तो है नहीं, कौवा का मूड थोड़ी खराब हो गया था,
या कोआ का मूड चेंज हुआ, नहीं, यहाँ बात हो रही है पोइट की। तो आई जो है वो किसके लिए है? आई स्टैंड्स फॉर पोइट। इसका सही आंसर क्या हुआ? कवि यानी पोइट। ना ट्री, ना क्रो, ना स्नो इन, इसके लिए यूज नहीं हुआ। किसके लिए हुआ? पोइट के लिए। इस पूरी पोइम में 8 तो लाइन थी, 2 स्टेंजा थे 4-4 लाइन के। उन पर आज हमने सीखा 4-4 प्रश्नों के उत्तर। अगर उसमें परीक्षा में आते हैं तो आप उनके आंसर ऐसे लिखेंगे। बहरहाल सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें उस पोइम का अर्थ पता होना चाहिए, और दूसरा उसके जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में वो समझना और समझकर लिखना आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है सीखना, ठीक है ना। तो पहली पोइम में तो ये। अब रही बात दूसरी, एक तो आता है सेंट्रल आइडिया, दूसरा या तो 4 लाइन की, 4 लाइन लिख दो पोइम कोई भी जो तुम्हें याद हो अपने सिलेबस की, कोई सी भी पोइम की 4 लाइन। तो सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन, तो आसान काम क्या है, बच्चे आसानी से 4 लाइन याद कर लेते हैं, तो आप भी कर लो, ठीक है ना। तो 4 लाइन आप कोई सी 2-3 पोइम है, 4-4 लाइन अगर 3 पोइम की करेंगे तो आराम से आप पेपर में लिख आएंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी सेंट्रल आइडिया, क्योंकि उसमें चॉइस है, या तो सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन, दोनों नहीं कह रहा है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में पहली जो पोइम थी डस्ट ऑफ स्नो, उसको तैयार करिए। फिर मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नया सब्जेक्ट, जो ऊपर वाला पढ़वाएगा वो हम आपके सामने लेकर हाजिर हो जाते हैं। अब कल क्या पढ़वाएगा ऊपर वाला ये तो हमें भी नहीं पता। जब ऊपर से ईश्वर का आदेश होगा हम आपके सामने हाजिर होंगे, वो जो पढ़वाएगा वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और अध्ययन करेंगे, ठीक है ना भाई। आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप यूं ही जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।